Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. Today I am going to discuss about introduction of induced breeding of carps. Guys, this video is very important for your ICR Fisheries PG exam and other fisheries related exam. Before starting a video, it's a request. If you are new to this channel, please do subscribe to my channel for more such videos. So let's start the video. First, we will see the method of breeding of carps in bunds. So, bunds, special type of tanks or impoundments where riverine condition are stimulated during monsoon month for breeding of carps. So, बंस क्या होता है हमारे स्पेशल टाइप के टैंक्स या फिर इम्पाउंडमेंट्स होते हैं जिनमें हम रिवराइन कंडीशन को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग अ मॉनसून सीजन फॉर द ब्रीडिंग ऑफ कार्प्स मे बी प्रीनिलियल यानी कि वेट बंस और सीजनल यानी ड्राई बंस। प्रीनिलियल मतलब वेट बंस जब हमारा मॉनसून के टाइम पे जो होंगे वो हमारे प्रीनिलियल होंगे और सीजनल हमारे ड्राई होंगे। ओके गाइस, buns breeding, which accounted for about 5.4% in 1964 to 65, contributed to about 63% in 1980। 1980 तक आते आते वो हमारा और इंक्रीज हो गया, अब तो और ज़्यादा यूज़ में आने लगा है ये। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश में हमारा और वेस्ट बंगाल में हमारा बहुत पॉपुलर है ये बन ब्रीडिंग। Bun breeding originated in Bengal. Majority of bun major carps are known to breed are located in the district of Midnapur and Bankura, West Bengal, and Navgong in Chhattarpur district, Madhya Pradesh. Chhattarpur district of Madhya Pradesh, Navgong, and the Bankura district in West Bengal. First dry bun was developed by सोनर तिलिया इन नावगोंग इन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ड्राई बन कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो हमारा मध्य प्रदेश में हुआ था, नावगोंग में। नेक्स्ट, द मोस्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन आर जनरली masonry structure with arrangement for sluice gate in the deepest portion of bund for complete draining and one or two waste wires for outflow of excess water. So most modern construction जो है हमारा जनरली मासनोरी है। सो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है स्लुइस गेट्स की कि डीपेस्ट पोर्शन तक हमारा जो ड्रेनिंग है वो अच्छे से हो सके, और वायर्स वगैरह लगाए जाते हैं कि वेस्ट वायर्स लगाए जाते हैं जिससे कि हमारा जो एक्सेस वाटर है वो भी निकल सके। A dry bun unit consists of storage ponds for stocking breeders, an observational tower with arrangement for storing necessary equipments, and the set of cemented hatcheries with regular supply of water for large number of eggs at the short time। लार्ज नंबर ऑफ एग्स शॉर्ट टाइम में हमारे स्टोर हो सके, इसलिए हमारी हैचरीज भी प्रेजेंट होती हैं, सेट ऑफ सीमेंटेड हैचरी, जिसका साइज आप देख सकते हैं या आप लर्न कर लीजिए, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इन सम केसेस द एंगमेंट इज पुका स्टोन masonry with small sluice gate and the portion of the embankment itself serve as a waste weir। ओके गाइस, नेक्स्ट इज वेट बंस। वेट बंस कहाँ पे हमारा ज़्यादा प्रेजेंट है, वेट बंस ऑफ मिडनापुर वेस्ट बंगाल, प्रीनिलियल ponds or tanks situated in the slope of vast catchment area of undulating terrain with proper embankment having an inlet towards the upland and the outlet towards the opposite lower end। तो हमारे वेट बन कहाँ प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल में। प्रीनिलियल टाइप पॉन्ड और टैंक होते हैं ये। स्लोप क्या होता है इनका, जो सिचुएटेड होता है कैचमेंट एरिया के प्रेजेंट। जो हमारा इनलेट होता है वो टुवर्ड्स अपलैंड होता है और आउटलेट जो होता है वो अपोजिट लोअर एंड पे होता है। ड्यूरिंग समर ओनली द डीपर पोर्शन ऑफ बंस रिटेन वाटर वेयर कार्प ब्रीड्स रिलीज फॉर द स्पॉनिंग। सो हमारा ओनली ड्यूरिंग समर के टाइम पे जब हमारा
वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है बर्न्स के डीपर पोर्शन में, तब हमारी स्पॉनिंग वहाँ पे होती है। रिमेनिंग पोर्शन इज ड्राई, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो बाकी का पोर्शन जो रिमेनिंग होता है वो यूज होता है। आफ्टर अ हैवी शावर अ मेजर पोर्शन ऑफ बर्न गेट सबमर्ज्ड विद वाटर फ्रॉम कैचमेंट एरिया बर्न कमिंग इनटू इट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमलेट्स। स्ट्रीमलेट्स की फॉर्म में वो फॉर्म हो जाता है जब हमारा हैवी रेन होती है। तो देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं। डीपर एरिया पे तभी वाटर पहुंचता है जब हमारा गर्मी के टाइम पे, जब हमारी मॉनसून सीजन आने लगता है, तब हमारा यहाँ पे स्पॉनिंग होता है। ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर एरिया यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये जब वाटर रेन होती है तब यहाँ से वाटर कैचमेंट एरिया से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हमारा ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये देख सकते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड है। नेक्स्ट इज द डेप्थ ऑफ वाटर वेयर ब्रीडिंग टेक प्लेस हैज़ बीन स्टेटेड टू वेरी फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर। 8 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर तक हमारी डेप्थ हो जाती है। दो द फिशेज ब्रीड एट एनी स्पॉट इन द बर्न, इट मे बी एडवांटेजेस टू प्रिपेयर स्पॉनिंग ग्राउंड्स एट द डिफरेंट लेवल विच कुड गेट फ्लडेड एट डिफरेंट वाटर लेवल इन बर्न्स। हमारे क्या है कि फिश जो है वो कहीं पे भी किसी भी स्पॉट पे हमारे जो बर्न है उसमें ब्रीड कर सकती है, पर एक ऐसी जगह बनानी चाहिए, स्पॉनिंग ग्राउंड्स होने चाहिए वहाँ पे कि जब भी फ्लड हो डिफरेंट लेवल का तो वहाँ पे पानी भर जाए और वो अच्छे से स्पॉनिंग ग्राउंड बन सके। The bunds can be filled with rainwater as and when desired, and breeding operation undertaken without waiting for the bund to fill afresh with the rainwater. काफ़ी बार ऐसा होता है कि वहाँ पे रेन वाटर ऑलरेडी फिल्ड होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब रेन हमारा फ्रेश वाटर विद रेन वाटर आएगा तभी हमारा बंद बने या फिर बंद का ऑपरेशन चालू हो। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन ऑफ कार्प्स इन ड्राई बन। ड्राई बन में हमारा ब्रीडिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे इसमें। सो ड्राई बन में कैसे होती है, अ टिपिकल ड्राई बन इज शैलो सीजनल डिप्रेशन हैविंग अ बर्न ऑन वन साइड एंड कैचमेंट एरिया ऑन द अदर साइड, ऑन द थ्री साइड। सो हमारे क्या है कि जो हमारा ये है, ये यहाँ पे भी हमारा वो है कैचमेंट एरिया, यहाँ पे भी कैचमेंट एरिया, यहाँ पे भी कैचमेंट एरिया, एंड दिस वन इज अ बंद। बंद यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमारा शैलो डिप्रेशन होते हैं, ये ज़्यादा वो नहीं होते हैं और सीजनल होते हैं ज़्यादातर। मे बी हैविंग मे बी ऑफ वेरिंग शेप एंड साइज, मेड अप ऑफ अर्दन वॉल और मेसनरी वॉल। मेसनरी और अर्दन वॉल हो सकती हैं इनकी। ड्राई बन स्मॉलर एंड शैलोअर, वेट बन बिगर एंड डीपर होते हैं। द बर्न गेट्स फ्लडेड इन द मानसून बट रिमेन कम्प्लीटली ड्राई फॉर considerable period during a year. It consists of sluice gate for quickly draining the water and the outlet for excess water to flow away. So, the burn get flooded in monsoon but remain completely dry for a considerable period during a year. So, monsoon time पे तो हमारा काफ़ी अच्छा flooded burn हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के दौरान ये ड्राई रहते हैं। So, it consists of sluice gate for quickly. Draining the water and an outlet for excess water flow away. So, हमारे जो स्लुइस गेट हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, हमारे जो एक्सेस वाटर है वो हम निकाल सकें और उनका एक फ्लो प्रॉपर बना रहे। ड्राई बर्न स्पॉनिंग समटाइम्स टेक प्लेस इन अ डीपर एरिया। इन ड्राई बर्न समटाइम्स जो हमारी स्पॉनिंग है वो डीपर एरिया में भी होती है। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग मेजर कार्प इन बर्न्स। सो मैच्योर कार्प्स ब्रीडर्स आर इंट्रोड्यूस into the burn at 1:2, 1 female and 2 males. 10 to 20% of fish is given intramuscular injection of pituitary extract or ready to use solution like Ovaprim. Ovaprim या फिर हमारा pituitary extract हम 10 to 20% हम fish को देते हैं in the form of intramuscular injection. Water current is created in the burn by drawing water from a
स्टोर टैंक, जब हमारा स्टोर टैंक है उससे हम वाटर फ्लो बनाएंगे तो हमारा जो वाटर करंट है वो प्रोड्यूस होंगे हमारे बन में. द फॉलोइंग मॉर्निंग द स्पेंट ब्रीडर्स आर रिमूव्ड एंड एग कलेक्टेड, वाटर ड्रेन एंड द बन ड्राइड फॉर 2 to 3 days. जो हमारे जब हमारा स्पॉनिंग हो जाएगी तो हम जो ब्रीडर्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे, एग कलेक्ट करके जो वाटर है वो से ड्रेन कर देंगे और 2 से 3 दिन हमें ड्राई रखना है बंद को. Next, the bun utilized for next breeding for releasing the fresh batch of breeders. 5 to 6 spawning conducted in each bun during one season. One season में हम 5 to 6 spawning करा सकते हैं, as opposed to only one spawning in wet bun. Wet bun में हम एक ही spawning करा सकते हैं. Silver carp and grass carp have been successfully induced breed in the bun without stripping. Without stripping भी हमारा grass carp और silver carp सक्सेसफुली ब्रीड कर सकती है हमारे ड्राई बन्स में. ड्राई बन वन ऑफ द रिलायबल मीन्स ऑफ मास प्रोड्यूसिंग ऑफ चाइनीज कार्प टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ देयर सीड. सो जो हमारे ड्राई बन्स हैं वो हमारे जो डिमांड है सीड की, चाइनीज कार्प के सीड्स की, उनको रिलायबली इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है. ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा कि कौन सा बन हमारे चाइनीज कार्प की इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए यूज़ होता है. सो हमारा कौन सा बन यूज़ होता है? ड्राई बन. नेक्स्ट इज कलेक्शन एंड हैचिंग ऑफ एग्स. आफ्टर स्पॉनिंग द एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द बन एंड आफ्टर लोअरिंग द वाटर लेवल बाय ड्रैगिंग अ पीस ऑफ मॉस्किटो नेटिंग क्लॉथ गमछा एंड रिलीज फॉर हैचिंग. द हैचिंग पिट शुड बी ऑफ दिस साइज. याद रखिएगा, आर excavated on the bank with arrangement for supply of water. Each pit may be contain about 0.9 to 2.2 million eggs, of which 2.5 to 25% hatch successfully. 25% तक हमारा hatch कर जाते हैं successfully. A double walled hapa fixed in the bun consists of outer hapa of this range or size and the inner hapa of this size. ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में. जो हमारा स्पॉन का सर्वाइवल है वो अबाउट 32 to 50% हो जाता है. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सीमेंट हैचरी शुड बी दिस मच नियर द ड्राई वन इन मध्य प्रदेश हैज़ एडेड इन इम्प्रूविंग द सर्वाइवल ऑफ हैचिंग अप टू 97%. सो हमारी जो हैचरी है अगर इतने साइज़ की है, मतलब कि इतने साइज़ के प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, जो कि हमारे सर्वाइवल रेट को हैचलिंग्स के 97% तक ले गई है. अ सीमेंट हैचरी ऑफ मध्य प्रदेश 3 times मोर कैपेसिटी देन डबल वॉल्ड हापा इज़ मोर इकोनॉमिकल. सो हमारे मध्य प्रदेश में जो 3 times मोर कैपेसिटी वाली डबल वॉल्ड हापा 3 times मोर कैपेसिटी देन डबल वॉल्ड हापा होती है हमारी ये सीमेंट हैचरी की. Since the collection of all the eggs is impossible, especially in case of wet buns, in the view of their large size, fry and fingerling collection is equally important. Fry and fingerling collection is very important in wet buns, क्योंकि हमारे wet buns जो होते हैं वो काफ़ी huge होते हैं, बड़े होते हैं साइज में. नेक्स्ट इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन बंस. सो फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे रिस्पॉन्सिबल बंस में ब्रीडिंग के लिए? स्पॉनिंग में अकर एट नाइट और our spawning may occur at night or during bright sun. In the forenoon, 2 to 3 males to 1 male is usually the ratio. Mating occur with vigorous splashing of water. A thick blanket of egg is left behind at the spawning site. A spent fish in the bun move to the deeper area. Heavy monsoon flood capable of intending vast shallow areas is believed to be primary factor responsible for spawning. Some believe the availability of shallow spawning ground to be deciding factor for spawning. The rise in the level of water naturally or artificially is known to bring the about spawning. So हमारा फर्स्ट क्या है? नाइट में होती है हमारी, या फिर ड्यूरिंग ब्राइट सन इन द फोरनून. 2 to 3 मेल्स का हमारा रेशियो होना चाहिए. मीटिंग जो होती है वो बहुत विग्रस स्प्लैशिंग ऑफ वाटर दिखाती है हमें. अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एग जो है हमारा लेफ्ट ओवर होता है जब स्पॉनिंग साइड पे. स्पेंट इन फिश इन द जो हमारी फिशेस जो यूज़ हो चुकी होती हैं ब्रीडिंग के लिए वो हमारी डीपर एरियाज़ में चली जाती हैं. हैवी मानसून जो है फ्लड केपेबल ऑफ इंडेंडिंग वास्ट शैलो एरियाज इन बिलीव प्राइमरी फैक्टर फॉर द स्पॉनिंग. जो हमारे हैवी मानसून जो है वो क्या करते हैं? शैलो एरियाज
फॉर्म करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे स्पॉनिंग के लिए होता है. Some believe the availability of shallow spawning ground to be deciding factor. So shallow area, some people also say or believe that shallow spawning area जो होते हैं वो ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं हमारे स्पॉनिंग के लिए. राइज इन द लेवल ऑफ वाटर नेचुरली और आर्टिफिशियली इज नोन टू ब्रिंग द स्पॉनिंग. हमारे वाटर लेवल में राइज और आर्टिफिशियल और नेचुरली राइज जो होता है वो हमारा क्या है, एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पॉनिंग के लिए. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर स्पॉनिंग इज फाउंड टू बी 22 to 33 डिग्री होना चाहिए. अदर फैक्टर लाइक pH, हाई डीओ, एल्कनिटी, क्लोराइड्स, मिनरल्स do not seem to play any significant role in spawning. Spawning is inhibited due to presence of hormone like secretion in the captive water. Water that has flown through the dry bed of land rich in humus has stimulatory effect on spawning. So जो लैंड रिच इन ह्यूमस है वहाँ से अगर हमारा जो वाटर आ रहा है हमारे ब्रीडिंग के लिए, सो वो हमारे लिए एक स्टिमुलेटरी फैक्टर होता है, इफेक्ट होता है स्पॉनिंग में. नेक्स्ट हमारा है इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ वार्म वाटर फिनफिशेस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग स्पॉनिंग. सो सबसे पहले हमारा जो अटैम्प्ट हुआ था वो हुसैन ने किया था 1930 में अर्जेंटीना में. फर्स्ट अटैम्प्ट टू इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिश बाय यूजिंग पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट ऑन द विविपेरस फिश. सो ये था हमारा, याद रखिएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट इन्होंने दिया था अर्जेंटीना में. सब्सिक्वेंटली वॉन आई हेरिंग and his team of Brazil in 1934 successfully induced the breed a catfish with pituitary hormone, and hence credit for the present day concept of induced breeding of fish goes to Brazilians को हमारा जाता है. In India, Chaudhary and Ali Kuni 1957 successfully induced major carps to spawn through hypophytation technique. So चौधरी एंड अल्कुनी 1957 में हमारे इंडियन मेजर कार्प को सक्सेसफुली ब्रीड कराया था हाइपोफाइस्टेशन टेक्निक से. नेक्स्ट, द IMC was successfully induced breed twice within a internal of about 2 months. हमारे 2 months में IMC 2 बार ब्रीड कर सकती हैं. Chaudhar 1990 described the method for the mass scale breeding of silver carp in Bangla Band through SCG and its combination with pituitary extract. Okay guys, earlier Chaudhar 1984 succeeded in mass breeding of IMC and Chinese carp in Bangla Bands. सो फैक्टर क्या क्या है हमारे जो अफेक्ट करते हैं हमारे ब्रीडिंग को इन द बंस. सो लाइट क्या है, लाइट कंट्रोल रिप्रोडक्शन इन फिशेज, अर्ली मैच्योरेशन एंड स्पॉनिंग ऑफ फिश एज अ रिजल्ट ऑफ enhanced periodic regimes have reported by several workers for the temperate fishes. सो हमारी जो फिशेज होती हैं अगर फोटो पीरियड हमारा ज़्यादा होता है तो उनकी जो ग्रोथ होती है और मैच्योरेशन और स्पॉनिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छा एनहांस होती है. ठीक है. इन इंडिया Sirenus reba was found to attain early maturity when subjected to artificial day length longer than natural day, even at a lower temperature of winter months, 90 to 20 डिग्री सेल्सियस. हमारी जो इंडिया में Sirenus reba है फिश जो है वो उसने काफ़ी अच्छी मेच्योरिटी, अर्ली मेच्योरिटी दिखाई जब हमारा जो आर्टिफिशियल डे है वो लॉन्ग, जो डे है हमारा वो आर्टिफिशियली लॉन्ग कर दिया गया इन विंटर सीजन एट द टेम्परेचर ऑफ 90 to 20 डिग्री. Next is reabsorption of gonads in Sirenus reba was delayed and spawning condition could be maintained up to November तक हमारी maintain कर सकते हैं हम. Next, temperature has a role on sexual maturation and spawning of fish in India. There are optimum temperature ranges for induced breeding of cultivable fishes and critical temperature limits above and below which fish will not reproduce. So IMC are found to breed within a range of 24 to 30 degrees Celsius. So scientists Khan and Chaudhary founded that IMC could only breed
within a range of 24 to 31 degree Celsius. Okay guys, याद रखिएगा. Ali Cooney, scientist, in 1964 spawned fish successfully at the temperature of 20 degrees Celsius in laboratory and observed that fish spawned successfully when temperature rises by only 1.8 to 2.3 degrees Celsius. Ibrahim did not observe any correlation with water temperature and percentage of spawning in success in induced breed fish. It was opinioned that lower temperature may provide a favorable external environment for ensuring maximum fertilization and embryonic development. The Chinese silver carp and grass carp have been successfully induced breed at the temperature of 28 degrees Celsius to 34 degrees Celsius, whereas Chaudhary found that the breed was very poor at 30 degrees Celsius. Chaudhary found that जो हमारी चाइनीज़ कार्प्स हैं, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, वो 30 डिग्री पे इतना अच्छा ब्रीड नहीं कर पा रही हैं, जबकि हमारे जो एली कूनी थे उन्होंने फाउंड किया कि टेम्परेचर जो है 28 टू 34 डिग्री पे वो सक्सेसफुली ब्रीड कर सकती हैं. चौधरी ऑब्जर्व नेचुरल स्पॉनिंग ऑफ पिट्यूटरी इंजेक्टेड ग्रास कार्प एट वाटर टेम्परेचर वेरिंग 28 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी 27 डिग्री सेल्सियस एज इन द केस ऑफ IMCs. सो चौधरी सेड दैट पिट्यूटरी इंजेक्टेड जो ग्रास कार्प है वो हमारी 27 डिग्री पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ब्रीड कर सकती है अच्छे से, और रेंज हमारी है 28 टू 31 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट अदर फैक्टर्स क्या क्या है. इट इज़ ओपिनियन दैट फ्रेश वाटर रेन वाटर एंड फ्लडेड कंडीशन इन द टैंक आर प्राइमरी फैक्टर इन ट्रिगरिंग द स्पॉनिंग इन कार्प. तो हमारी क्या है, फ्रेश वाटर रेन वाटर जो आएगा, फ्रेश रेन वाटर जो आएगा और फ्लडेड कंडीशन जो होंगी वो हमारी प्राइमरी ट्रिगरिंग कंडीशन है स्पॉनिंग ऑफ कार्प. द प्रेजेंस ऑफ repressive factor may be responsible for inhibiting spawning of carp is confined water. confined मतलब stagnant water जो है हमारा, वो हमारा क्या करेगा, repressing factor है एक spawning में. when this repressive factor is sufficiently diluted by onrush of floods in bunds or ponds, spawning occurs. so repressive factor कब हमारा ख़त्म हो जाएगा, जब हमारा spawning bunds में होगी और ponds में होगी, जहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लडेड एरिया होगा और वाटर करेंट अच्छा खासा होगा. सडन ड्रॉप इन इलेक्ट्रोलिटिक लेवल इन द एनवायरनमेंट कॉज बाय हैवी मानसून रेन और वाटर करेंट विच इंड्यूसेस गोनाडल हाइड्रेशन रिजल्टिंग नेचुरल स्पॉनिंग ऑफ कार्प्स. ठीक है गाइस, इलेक्ट्रोलिटिक लेवल जो है वो कम हो जाएगा हमारे ये मानसून रेन वाटर से और वाटर करेंट से, सो हमारा इंड्यूस हो जाएगा गोनाडल हाइड्रेशन एंड स्पॉनिंग होगी हमारी. रेन वाटर एंड वेदर कंडीशन इंपॉर्टेंट फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग ऑफ फिश. रेन वाटर और वेदर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रीडिंग के लिए फिशेस की. सक्सेसफुल स्पॉनिंग इंड्यूस ऑन क्लाउडी एंड रेनी डेज especially after heavy shower. Chinese carp that have more or less similar breeding requirements can also breed under the condition optimum for IMCs. So हमारी IMC और Chinese carp के लिए somehow similar breeding requirements होती हैं. So thanks for watching guys. Do subscribe to my channel and follow me on Instagram for more such good content.